प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम अपने अगले पाठ की दोहराई करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृतिका का पाठ तीसरा है ये, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। ये एक एकांकी है, ठीक है ना। एकांकी क्या होता है? जिसमें एक ही बारी में सारा सार जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मतलब एक छोटी सी घटना को आधार बनाकर पूरे समाज पर उसका क्या असर होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यही आपको बताएंगे हम। देखिए ध्यान से, रीढ़ की एकांकी पाठ का जो सार है मैं आज आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ठीक है। एकांकी में रामस्वरूप एक पात्र है जो उमा के पिता है। उमा एक लड़की है, रामस्वरूप की बेटी का नाम है उमा। तो उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का जो है शंकर आता है वहाँ। और गोपाल प्रसाद की ये शर्त होती है कि जो लड़की हो वो कम पढ़ी लिखी हो, ठीक है। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, अच्छे से घर का काम भी करना जानती हो, बस पढ़ी लिखी ज्यादा ना हो, क्योंकि उसका ये मानना था कि पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं उनके नखरे जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा नखरे दिखाती हैं और मतलब उनका जो रवैया होता है वह भी अच्छा नहीं होता, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो वो रामस्वरूप की पत्नी का नाम है प्रेमा, ठीक है ना, जो क्या है उमा की माँ है। जब तो रामस्वरूप क्या है, रामस्वरूप एक तरफ तो इस हक में है कि वो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि लड़की को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, गोपाल प्रसाद से अपनी बेटी उमा की जो पढ़ाई लिखाई है उसे छिपाते हैं। इस तरह से वह भी एक तरह से क्या है, रामस्वरूप दोषी है, क्योंकि अगर उसने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो कुछ कर सके, तो उन्हें उसकी पढ़ाई लिखाई छिपाने का भी कोई हक नहीं है। तो इसी माध्यम से यहाँ पर जो एक सामाजिक व्यवस्था है कि लड़कियों को ना पढ़ाने की, उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। जब गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ उमा को देखने आते हैं तो उमा जो है वहाँ पर शंकर को पहचान जाती है और झट से वहाँ पर ये कह देती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है, गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द जो है इधर उधर जो है ये चक्कर लगाता है, लड़कियों को छेड़ता है। और एक बार तो ये पकड़ा भी गया था, तभी कैसे भागा था वहाँ से, नौकरानी के पाँव पड़कर वहाँ पाँव के पीछे छुपकर ये भागा था, नौकरानी के पीछे छुपकर ये भाग गया था वहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है अंत में वो कैसे उनका अपमान करके उन्हें बेइज्जत करती है, ठीक है, और दिखाती है कि लड़कियां कोई कुर्सी मेज नहीं है जिनका आप जहाँ चाहे सौदा कर दे, ठीक है ना। अर्थात वे भी एक समाज में रह रही महिलाएं हैं, उन्हें भी उनका हक जरूर चाहिए होता है, ठीक है। वो कोई कुर्सी मेज नहीं है जिसे जब चाहे जैसे चाहे बेच दिया जाए, ठीक है। हर एक की अपने भाव भंगिमा होती है, हर एक के अपने इमोशंस होते हैं, हर एक की अपनी इच्छाएं होती हैं। इन इच्छाओं को हमें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी सामाजिक कुरीतियां बनी हुई हैं, इन सब का हमें विरोध करना चाहिए। तो इस लेसन के माध्यम से हमें एक सबक मिला है इसमें, ठीक है, कि कभी भी झूठ मत बोलिए, जो सच्चाई है वो सभी के सामने रखिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तर्कसंगत मतलब इसे आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे? देखो बेटा, जब गोपाल प्रसाद जो है रामस्वरूप के घर आता है, तब वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते होते, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, कि एक हमारा जमाना था जब हम इतना पढ़ते थे। तो मतलब इस पुराने समय की तुलना वर्तमान समय से करना कहाँ तक उचित है? देखो बेटा, हम कह रहे हैं मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने अतीत से चिपका रहना चाहता है, अतीत यानी बीती हुई यादों से। सबको अपना अतीत सदैव सुखमयी लगता है, अपना अतीत की बातों को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करते हैं, किंतु उनका अपने अतीत की तुलना
वर्तमान से करना उचित नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन जो है वो आता जाता रहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पहले था वो अब दोबारा होगा। इसी तरह अतीत में सभी चीजें अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें अतीत में अच्छी रही होंगी तो कुछ चीजें अब वर्तमान में भी अच्छी हैं। केवल अतीत से चिपके रहकर, बीते हुए काल से चिपके रहकर वर्तमान की बुराई करना तर्कसंगत नहीं है। अतीत और वर्तमान में सदा सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। ठीक है ना, कि अतीत था तो उसे अतीत ही समझो, अब वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान ही समझकर जियो। जरूरी नहीं है कि अतीत में जो चीजें, मान लो अतीत में जो आप नहीं करना चाहते थे, जैसे अब कहा जाता है ना कि सामंजस्य मतलब एक वो बिठाकर, तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। ठीक है, तालमेल कैसे बिठा सकेंगे? जब आप अतीत की बातों को अतीत में छोड़ देंगे और वर्तमान में जिएंगे। आगे देखिए, रामस्वरूप का अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के हक में है। वह ये मानता है कि लड़कियों को भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि समय आने पर अगर वो कुछ करना चाहे तो अवश्य कर सके। पर वह नारी शिक्षा का पक्षधर तो है, किंतु जब गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही होती है तो वो अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई को छिपाता है। ऐसा होना उसे एक लड़की की पिता की मजबूरी की ओर इशारा करता है। ठीक है, कि वो एक लड़की का पिता है, ऐसी मजबूरी, उसकी मजबूरी ही उससे ये काम कराती है। रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, परंतु गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि उनकी जो बहू हो वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ जानती हो, घर के काम भी अच्छे से जानती हो। ठीक है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं वह उचित क्यों नहीं है? ठीक है ना, अब रामस्वरूप जो है अपनी बेटी से इस तरह के व्यवहार की आशा कर रहे हैं कि गोपाल प्रसाद जो भी उनसे पूछे वह उसका ठीक ठीक ही उत्तर दे, ज्यादा बोले ना। ठीक है, और वो इस बात को छिपाए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी हूँ। ठीक है ना, कि वो इस बात को छिपाए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। वो कहता है कि उमा सभी प्रश्नों का जो उत्तर है बड़े ही सहज भाव से है। ठीक है ना, वह यह भी चाहता है कि गोपाल प्रसाद अगर उससे कोई बेहुदा गलत तरह के प्रश्न भी पूछे तो वह चुपचाप उत्तर देती जाए और उनके द्वारा किए गए अपने अपमान को चुपचाप सहन करे, क्योंकि वे लड़के वाले हैं। रामस्वरूप का अपनी बेटी से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करना बिल्कुल उचित नहीं है, अर्थात ये बिल्कुल गलत है। आजकल लड़का और लड़की दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया, दोनों ही शिक्षा के समान अधिकारी हैं और विवाह के समय केवल लड़की होने के कारण उसे चुपचाप अपमान सहना पड़े, यह भी उचित नहीं है। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों ही सम्मान के पात्र होने चाहिए। आगे देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? बिल्कुल, हम मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि विवाह जो है एक बिजनेस है, जिसमें क्या होता है, लड़की को काफी दहेज मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। ठीक है ना, गोपाल प्रसाद अपनी लड़की शंकर का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप के घर आते हैं। वे विवाह की बातचीत आरंभ करते हुए विवाह को एक बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार, जबकि व्यापार तो निर्जीव वस्तुओं का होता है ना, सजीव वस्तुओं का तो व्यवहार होता नहीं। ठीक है, तो अतः उनके द्वारा विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी ओर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। वह भी उतने ही अपराधी हैं जितना कि गोपाल प्रसाद है। अतः रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा मैट्रिक तक बताकर जैसे तैसे इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करते हैं। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी की पसंद और नापसंद का ध्यान न रखना और जबरदस्ती उसका विवाह करना भी उचित नहीं है। अतः गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अब ये लाइन देखो, किसने बोली है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। ये लाइन किसने बोली थी? उमा ने। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है?
देखो, उमा इस कथन के माध्यम से ये संकेत करना चाहती है, एक तो शंकर की जो कमर थी वो थोड़ी झुकी हुई थी। कॉलेज में उसके जो सभी मित्र थे उसे क्या कहकर बुलाते हैं, बैकबोन कह के बुलाते हैं। दूसरा जो था, शंकर का जो चरित्र था वो ठीक नहीं था, ठीक है ना। उमा ने बताया कि वह गर्ल्स हॉस्टल के इधर उधर चक्कर लगाता रहता है और उनसे छेड़छाड़ भी करता है। एक दिन तो वह नौकरानी के पैर पड़कर पीछे से भागा था, ठीक है ना, अपने आप को बचाते हुए भागा था, ठीक है। तो इसलिए जो उमा है उसने ये कथन को उठाया कि रीढ़ की हड्डी ना होना और ठीक प्रकार से खड़ा ना हो पाना उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उमा ने यहाँ इसी कमी की ओर संकेत किया, ठीक है। आगे देखिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। ऑफकोर्स आप क्या कहेंगे इसमें, उमा जैसे व्यक्तित्व, ठीक है ना, क्योंकि उमा जैसा जो व्यक्तित्व है, उमा जैसी जो लड़की होगी वो क्या करेगी, समाज को एक नई दिशा देगी, समाज में सभी की सोच में परिवर्तन ला देगी। वह ये प्रूव कर सकती है, ये साबित कर सकती है कि लड़का आज के समय में लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है ना। माना कि शंकर पढ़ा लिखा जरूर है पर उसका चारित्रिक एवं मानसिक रूप से इतना दृढ़ नहीं है। वह जो है चारित्रिक और मानसिक रूप से एकदम दृढ़ नहीं है, वह समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। जबकि उमा जो थी वो एक समाज को नई दिशा दे सकती थी। वह अन्याय को चुपचाप ना सहन करके उसका विरोध करती है, ठीक है ना। वह स्पष्ट करती है कि रिश्ता तय करते समय लड़की से तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। वह चाहे तो ये सवाल जो है लड़की के पिता भी उससे पूछ सकते हैं, लड़की के पिता भी लड़के से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उमा जो है वो समाज को नई दिशा देने में सक्षम है, समर्थ है। अतः आज समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता मतलब इसे आप किस हद तक स्पष्ट करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो बेटा, रीढ़ की हड्डी जो है एक सामाजिक एकांकी है, ठीक है ना। समाज को आधार में रखकर इस एकांकी की रचना की गई। इस एकांकी में लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया। रूढ़ियां क्या होती हैं, प्रचलित जो भी हमारे वो थे रूढ़ियां क्या थी, पुराने समय में जो भी परंपराएं थी, ठीक है ना, कि लड़की को कम पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी जल्दी कर दो, इस तरह से। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी किंतु अत्यंत सुंदर बहू चाहते हैं। वे तो यह भी चाहते हैं कि लड़की हर काम में निपुण हो, उसे गाना बजाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई सभी आते हो। उमा से तरह तरह के सवाल भी पूछते हैं। उनमें लड़के की पिता होने की ऐंठ है, अकड़ है। वे चाहते हैं कि लड़की सर्वगुण संपन्न हो, किंतु एकांकी के अंत में पता लगता है कि अपना लड़का शंकर तो किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं है। वह तो क्या है, चरित्रहीन है, बैकबोन है, ठीक है ना। शारीरिक दृष्टि से वो कैसा है, अपंग है, क्योंकि वो थोड़ा झुक कर चलता है। तो इसके लिए वह ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। इसलिए इस एकांकी का जो ये शीर्षक है वो बिल्कुल सार्थक है, इसे हम बिल्कुल उचित ठहराएंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, कथा वस्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वो उमा है, क्योंकि उमा ही क्या है, देखो कोई भी लेखक जिस पात्र के माध्यम से उद्देश्य की पूर्ति करता है वही कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। इस एकांकी में भी लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति उमा के माध्यम से की है। उमा ही स्पष्ट करती है कि वर्तमान समाज में, कि आज के समाज में लड़का और लड़की का भेदभाव करना उचित नहीं है। दोनों को समान अधिकार और बराबर के अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। अब वह समय नहीं रहा जब लड़की घर की चार दीवारी में बंद रहती थी। रिश्ता करते समय लड़की से तरह तरह के सवाल करके उसे अपमानित करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार लेखक ने उमा के माध्यम से हमारे समाज के कुछ लोगों की दकियानुसी यानी कि खटिया विचारधारा पर चोट की है। इसलिए हम उमा को ही इस एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का चरित्रिक विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चंस आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, तो आप उनके चरित्र से भली भांति परिचित हैं।
इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, ये भी पीछे आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड है, ठीक है ना। तो वैल्यू बेस्ड है तो इसे अच्छे से आप लर्न करेंगे, ठीक है, कि आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।